हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का जो हमारा दूसरा चैप्टर है उसको इस वीडियो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जिसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम देखिए, यह है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। यानी कि भारत में जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसको कितने क्षेत्रों में बांटा गया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डीपली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह होती क्या चीज़ है। क्या चीज़? भारतीय अवस्था होती क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा? अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखिए, जो अर्थव्यवस्था है उसको हम लोग अंग्रेजी में इकोनॉमी कहते हैं। और ये अर्थव्यवस्था ये क्या करती है, होती क्या है? तो ये जो अर्थव्यवस्था है ना, वो आपके उत्पादन, वितरण एवं जो खपत होता है उसका सामाजिक व्यवस्था है। यानी कि किसी समाज में किसी चीज़ों का जो उत्पादन हो रहा है, उसकी जो खपत हो रही है और उसका जो वितरण हो रहा है, इसकी पूरी क्या व्यवस्था है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं आपकी अर्थव्यवस्था। ठीक है। यानी कि जब किसी देश में किसी चीज का आपका क्या हो, उत्पादन हो, उसका वितरण हो या फिर उसकी खपत हो, तो उस देश की हम उसको क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी कि भारत में जिन चीजों की उत्पादन किया जाता है, जिन चीजों का खपत किया जाता है और जिन चीजों का वितरण किया जाता है, वही क्या चीज आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है। ठीक है। और ये क्या होता है आपका? यह जो है किसी विशेष अवधि में होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं हम भारत का अर्थव्यवस्था 2020-21 के बारे में बात करते हैं। तो 2020-21 में जितनी भी चीज़ें हैं उनका उत्पादन हुआ, उनका वितरण हुआ, उनका खपत हुआ, इन सारे चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि हाँ, भारत का 2020-21 का ये क्या है? अर्थव्यवस्था है। इसमें भारत ने इतनी चीज़ों का उत्पादन किया, इतनी चीज़ों का खपत हुआ, इतने चीज़ों का यहाँ पे वितरण हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका भारतीय अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अब ये जो आपका उत्पादन हो रहा है, वितरण हो रहा है और जो खपत हो रहा है, यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, इसको क्या किया क्या है आपको कई क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। यानी कि अलग अलग तरह से चीज़ों का उत्पादन होता है, अलग अलग तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनका को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, उसको हम लोग कैसे वितरण करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को किया जाता है, बहुत सी प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है, अलग अलग तरीके से उसका उत्पादन किया जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट करती हैं कि कैसे उसका उत्पादन होगा, उत्पादन कब करना है। तो सारी चीज़ें जो है वो रिलेट करती हैं किससे? आपको अर्थव्यवस्था से। तो आपका जो अर्थव्यवस्था है उसको 3 भागों में बांटा गया है। किसको? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं वो कितने हैं? ये आपके 3 हैं। मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। वह 3 भाग कौन कौन से हैं? तो वह है आपका प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। इसके अलावा जो है उसको हम लोग संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में भी बांटकर पढ़ते हैं। यानी कि कौन सा संगठित है, असंगठित है। इसके अलावा जो है वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक में भी बांटकर पढ़ेंगे, यानी कि स्वामित्व के आधार पर। जैसे कि मैंने आपको पहला चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर में, भूगोल का पहला चैप्टर में संसाधन में, कि जो निजी संसाधन क्या होते हैं, सार्वजनिक संसाधन क्या होते हैं, यानी कि उस पर किसका हक है। उसी के हिसाब से आपका जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक और जो निजी क्षेत्रक होते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है वो कुछ फोटो को देख रहे होंगे। इस फोटो में कुछ प्रक्रियाएं किया जा रहा है, कुछ एक्टिविटीज किया जा रहा है। ये एक्टिविटीज किसको दर्शा रहा है? ये एक्टिविटीज आपका अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है, किसी न किसी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज को दर्शा रहा है, जिसमें पैसा का लेन देन हो रहा है। ठीक है, कोई चीज का उत्पादन हो रहा है, कोई चीज का वितरण हो रहा है, कोई चीज का खपत हो रहा है या फिर कोई चीज का सेवा दिया जा रहा है। ठीक है। और ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इकोनॉमी से यानी कि अर्थव्यवस्था से रिलेट करती हैं। जैसे कि आप जो है इस फोटो में देख सकते हो, इस फोटो में क्या किया जा रहा है? इस फोटो में कपास का पौधा को उगाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद या तो उसको मार्केट में बेचा जाएगा या फिर उससे कपास के कपड़े बनाए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप डाकिया को देख रहे हो कि डाकिया क्या कर रहा है? डाक पहुंचा रहा है। ये क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है। ठीक है, डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रहा है। ये क्या किया? यहाँ पे जो है वो सेवा प्रदान कर रहा है। इसके बाद जो है कूली भाई को आप यहाँ पे देखोगे, जो कि क्या कर रहा है? यह किसी का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रहा है। उसकी यहाँ पे क्या की जा रही है? सेवा की जा रही है, यानी सर्विस दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आप दुकान में देख रहे हो कि मैडम जो है अपने ग्राहक को सामान बेच रही हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, ये सारी जो क्रियाकलाप है, किसके अंदर आ रही हैं? ये सारी की सारी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर आ रही हैं, जिसको हम लोग इस ढंग से बांट कर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसी को अंग्रेजी में
प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्रक को। किसको? प्राथमिक क्षेत्रक यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री को देखने वाले हैं। तो अब आप कहोगे कि ठीक है, हमने तो बांट दिया है, तो अब ये बताइए प्राथमिक क्षेत्रक होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें क्या चीज़ें आती हैं, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, किसका उपयोग करके? प्राथमिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो इसमें जो एक गतिविधि हो रही है, इसमें जो एक्टिविटीज हो रहा है आपका, वह क्या कहलाएगा? आपका प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहलाएंगी। ठीक है, यानी कि क्या हुआ? यानी कि यहाँ पे जितने भी उत्पाद होंगे, जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी, जो भी चीज़ें हमको मिलेंगी, वह कहीं ना कहीं से आपको प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ही मिलेंगी। ठीक है, इसीलिए इसका एक और नाम है। इसका एक और नाम क्या है जो आपके एग्जाम में पूछेगा? वह है कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। कृषि एवं सहायक क्षेत्रक किसका एक और नाम है? तो यह आपका प्राथमिक क्षेत्रक का ही एक और नाम है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? तो देखिए, हमारा जो प्राथमिक क्षेत्रक है ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग प्राकृतिक संसाधनों से ही क्या कर रहे हैं? अपने उत्पाद को ले रहे हैं। यानी हमारा जो उत्पाद हो रहा है, हमारी जो वस्तुएं मिल रही हैं, वो किससे मिल रही है? प्राकृतिक संसाधन से मिल रही हैं। और जो कृषि है वह भी हमको कहाँ से मिलता है? वह भी हम लोग को प्राकृतिक संसाधन से मिलता है। तो पहला चीज समझ में आ गया कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है? आपका एक तरह से कृषि संसाधन है, कृषि संसाधन है। अब इसको हम लोग सहायक क्षेत्र क्यों बोल रहे हैं? इसको हम लोग सहायक क्षेत्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो प्राथमिक क्षेत्रक है, इसी से शुरू होती है हम लोग की इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसी से ये जो क्षेत्रक है आपका प्राथमिक सेक्टर, ये जो क्या करेगा? आपका सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर यानी कि जो द्वितीय क्षेत्रक है और जो तृतीय क्षेत्रक है, इसको सहायता करेगा। यानी कि आगे की जो एक्टिविटीज होगी वो इसके बाद ही होगी। जैसे कि सबसे पहले क्या किया जाएगा? यहाँ पे गेहूं का उत्पादन किया जाएगा। तो गेहूं का जो उत्पादन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? आपका जमीन में हो रहा है, प्राकृतिक रूप से किया जा रहा है उसको। तो गेहूं का उत्पादन हो गया आपका कृषि के अंडर आएगा, यानी कि आपका प्राथमिक एक्टिविटीज के अंदर आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएगा। अब उसको क्या किया गया? उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया गया। ठीक है, अच्छा, आपको यह अभी समझ में नहीं आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, पहले तीनों सेक्टर, तीनों आपके प्राथमिक, द्वितीय और जो टर्सरी यानी कि तृतीय क्षेत्र है, इसको समझाता हूँ। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक समझ में आ गया। प्राथमिक क्षेत्रक यानी कि वैसा क्षेत्रक, जैसे वैसा उत्पाद जो कि कहीं ना कहीं से आपको प्राकृतिक के द्वारा मिलता हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मत्स्य पालन का, तो जो मत्स्य पालन है वह किसके द्वारा किया जा रहा है? मछुआरों के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें जो मछलियाँ पाली जा रही हैं वह जल में पाली जा रही है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके हम लोग जो है किसी उत्पाद को निकाले, यानी कि मछलियाँ को निकाले और इसको बेचकर हम लोग पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग का, तो ये जो जानवर है यानी कि जो गाय हैं, इन गायों को कहाँ पाला जा रहा है? गौशाला में पाया जा रहा है। और ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें प्राकृतिक है और इनका दूध निकाला जा रहा है और दूध से सारी वस्तुएं बनाकर मार्केट में बेचा जा रहा है। तो जो दूध निकाला गया है वह प्राकृतिक रूप से है। जो प्राकृतिक से निकाला गया यानी कि वह प्राथमिक क्षेत्र क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कपास की खेती की गई मिट्टी में प्राकृतिक रूप से, यह भी आपका प्राथमिक सेक्टर के अंदर आएगा। उसके बाद यहाँ पे धान की खेती हो रही है, तो यह भी आपका जो आएगा वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आने वाला है। अब देखते हैं हम लोग द्वितीय क्षेत्रक। ये द्वितीय क्षेत्रक क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण की प्रणाली के जरिए उनमें रूप को बदल दिया जाता है और कुछ नया बनाया जाता है, यानी कि कुछ परिवर्तित करके नई वस्तु का निर्माण किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद का अगला कदम है, यानी कि सबसे पहला जो कदम है वह क्या आपका प्राथमिक क्षेत्रक है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं वहां पे क्या किया गया, प्राथमिक क्षेत्र में आपका गेहूं का उगाया गया, यानी कि गेहूं को उपज किया गया है आपका, वो क्या हो गया? गेहूं की उपज प्राथमिक क्षेत्रक हो गया है। उसके बाद हमने क्या किया? गेहूं को आटा बनाया, यानी कि उसको मिल में पिसवाया, यानी कि हमने गेहूं को क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया, उसको थोड़ा सा परिवर्तन किया, उसको पीसा और यहाँ पे गेहूं से हमने आटा बनाया। अब हम मार्केट में क्या कर रहे हैं? आटा बेच रहे हैं। तो आटा जब हम बेचेंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा द्वितीय क्षेत्रक। लेकिन हमने क्या किया? गेहूं को अपने जमीन में उगाया और गेहूं को मार्केट में बेच दिया। तो गेहूं को जब हम बेचेंगे तो क्या होगा? हमारा प्रथम क्षेत्रक यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक, क्योंकि वहां पे हमने उसका फॉर्म चेंज नहीं किया है, सीधे हमने प्राकृतिक रूप से गेहूं को उगाया और उसको मार्केट में बेचा। जबकि हमने जब आटा बनाया है ना, तो आटा हमने कैसे बनाया? गेहूं से। लेकिन गेहूं को पहले हमने पीसा, मशीन का उपयोग किया, उसका रूप को परिवर्तन किया, उसके बाद बेचा।
तो हमने जब आटा बनाया तो आटा जो है वो क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्रक हो जाएगा। और जो आटा हमने कब बनाया, सबसे पहले गेहूं उपजाया तब ना, यानी कि हमारा ये जो आटा बनाने की प्रक्रिया हुई यह क्या हो गया, यह हमारा दूसरा हुआ, यानी कि अगला कदम हुआ। प्राथमिक क्षेत्र के बाद का कदम, पहला प्राथमिक कदम गेहूं उगाना, उसके बाद दूसरा कदम आटा बनाना। ठीक है, तो ये जो हमारा द्वितीय क्षेत्रक है प्राथमिक क्षेत्रक के बाद का कदम है, अगला स्टेप है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ वस्तुएं सीधे प्राकृतिक से उत्पन्न नहीं की जाती है, यानी कि हम लोग जो आटा है वो डायरेक्ट प्राकृतिक से नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ बोल रहा है वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पन्न नहीं की जाती, यानी कि उसको डायरेक्ट वहां से नहीं लिया जाता है। कहाँ से, उत्पादित नहीं किया जा रहा है, कहाँ, डायरेक्ट प्राकृतिक से, डायरेक्ट हमको जमीन से नहीं मिल रहा है आटा, आटा हम लोग बना रहे हैं गेहूं से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी निजी कार्यशाला या घर में हो सकती है। तो हम बात कर रहे थे आटा का ही, तो हम उसी का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अभी। ठीक है, कि ये हम लोग जो आटा है, तो आटा हम लोग चक्की में पिसवाते हैं, तो उसके लिए हम कारखाना बना सकते हैं, बड़ा बड़ा मिल चौकी लगवा सकते हैं, जहाँ पे बड़ी ज़्यादा मात्रा में क्या हो, गेहूं से आटा बदला जाता हो। यह जो हम कोई कार्यशाला छोटे जगहों में किया जा सकता है, या फिर किसी घर में भी एक छोटा सा चक्की लगा करके भी हम लोग गेहूं से आटा को बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, चूंकि यह क्षेत्रक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। यानी कि हम लोग अब ये समझ रहे हैं कि आपका जो द्वितीय क्षेत्रक है उसी का एक और नाम है, उसका एक और नाम क्या है, उसी का एक और नाम है आपका औद्योगिक क्षेत्रक। अब ये औद्योगिक क्षेत्रक कैसे हो गया, तो देखिए, हम लोग द्वितीय क्षेत्रक में क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है वो द्वितीय क्षेत्रक में प्राथमिक जो उत्पादक था आपका, यानी जो प्राकृतिक से हम लोग का प्रथम क्षेत्रक में मिला, उसको यहाँ पे परिवर्तन कर रहे हैं। अब परिवर्तन कहाँ कर रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं उसको हम लोग उद्योग में कर रहे हैं। ठीक है, उद्योग कहाँ पे, जैसे कि हम लोग मान सकते हैं कि कोई सा आपका कार्यशाला में कर सकते हैं, कारखाना में कर सकते हैं, या फिर घर में कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी उद्योग में लगा करके उसको हम लोग उसका फॉर्म को उसको चेंज कर रहे हैं। जैसे कि गेहूं से आटा को बदले है ना, तो हम उसका फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उद्योग लगा करके। इसीलिए किसके लिए, इसीलिए कोई ना कोई हमने उद्योग लगाया है, चाहे घर में लगाया हो, चाहे कोई बड़ा सा कारखाना लगाया हो, कहीं ना कहीं हमने उद्योग लगाया है। इसीलिए जो हमारा द्वितीय क्षेत्रक है इसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। ये तो गेहूं आटा वाला समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको एक फोटो दिया गया है जिसमें जो है मिट्टी आपको कहाँ से मिल रहा है, मिट्टी आपको प्राथमिक उत्पादक के रूप में मिल जा रहा है, डायरेक्ट नेचर से, डायरेक्ट प्राकृतिक से, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसको एक खास ढांचा में डाल करके ईटा बनाया गया है, उसको एक बड़ी सी भट्टी में जलाया गया है, ईंटों को मजबूत बनाया गया है, यानी कि इसका फॉर्म चेंज किया गया और बाद में इसको मार्केट में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो है प्राकृतिक रूप से जो हम लोग को उत्पादित यहाँ पे मृदा मिल गई, और उसके बाद हमने क्या किया, विनिर्माण की प्रणाली को लगाया, उसको ईटा के रूप में परिवर्तन किया, उसके बाद हमने उसको बेचा। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो हम लोग को प्राथमिक क्षेत्रक से मिल गया क्या चीज, मिट्टी, और अगला कदम हमने क्या किया, उसको ईटा में परिवर्तन कर दिया, ईटा बना दिया, उसके बाद हमने उसको यहाँ से बेचा। तो ईटा जब हम लोग बना के बेच रहे हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्रक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि शुरू में हमने फोटो में देखा था ना, कपास उगा रहे थे, तो कपास से आपका कपड़ा बना दिया गया है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, गन्ना का खेती किया गया प्राथमिक क्षेत्रक में, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, चीनी बना दिया गया है। ठीक है, जो बहुत सारे जानवर होते हैं वो तो क्या है आपके प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं, लेकिन जब उसके चमड़े का उपयोग कई तरह के वस्तुओं को बनाने में किया जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे जूता बनाने में किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यह भी द्वितीय क्षेत्रक में आ जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे जो अयस्क हैं हमको प्राकृतिक रूप से मिल जा रहे हैं, लेकिन जब उसको हम लोग निर्माण करते हैं कई तरह की गाड़ियों को बनाने में, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएगा। उसी तरह से जो वन से हम लोग को लकड़ियाँ मिल रहा था वो तो प्राथमिक क्षेत्रक में था, लेकिन जब उसका हम लोग टेबल, कुर्सी, पलंग बना रहे हैं तो ये हमारा द्वितीय क्षेत्रक के अंदर में आ जाएगा। तो आपको अभी तक प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक समझ में आ गया। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या था, प्राथमिक क्षेत्रक में था आपका प्राकृतिक रूप से वस्तुएं मिल रही थी, और जो द्वितीय क्षेत्रक में क्या था, उन वस्तुओं को विनिर्माण किया जा रहा था, यानी उसका फॉर्म को चेंज करके कुछ नया चीजें बनाया जा रहा था। आप आराम से आटा और गेहूं का जो एग्जाम्पल उसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, समझ सकते हो। अब उसके बाद जो हम लोग का वह है तृतीय क्षेत्रक। अब ये जो तृतीय क्षेत्रक है ना, ये काफी अलग है,
यानी कि इसमें कुछ नई चीज़ों को नहीं बनाया जा रहा है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग कपास की खेती देख रहे थे, यानी कि कपास बना था आपके लिए, रुआ बना था। द्वितीय क्षेत्र में हमने आटा देखा था, गेहूं से आटा बना था। और द्वितीय क्षेत्र में हमने क्या देखा, कपड़ा बना था, रुइया से कपड़ा, उसका निर्माण चेंज हुआ था, उसका फॉर्मेशन बदला गया था। लेकिन अब ये जो आपका तृतीय क्षेत्र है ना, इसमें आपको कोई नया चीज बनते हुए नहीं दिखेगा। ये नहीं कि यार चलो यहाँ पे कपड़ा बना दिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, कुछ बड़ा सा कुछ अलग बना दिए हैं, तो यहाँ पे कुछ बड़ी चीज आपको बनती हुई नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्षेत्रक है आपका तृतीय क्षेत्रक, इसमें हो क्या रहा है, तो यहाँ पे आप देखो, ये जो है गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का जो नया चीज है वो नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बल्कि उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें यहाँ पे सहयोग दिया जा रहा है। यानी कि आपने जो प्राथमिक क्रिया थी, आपकी प्राथमिक जो क्षेत्रक था, वहां पे जो भी चीजें आपने बनाई हैं, उसके अलावा जो द्वितीय क्षेत्रक था वहां पे आपने जो चीजें बनाई हैं, उसको बनाने में, उसके उत्पादन करने में आपकी मदद की जाएगी। किसके द्वारा, तृतीय क्षेत्रक के द्वारा। अब आप कहोगे कैसे, एग्जाम्पल दीजिए, नहीं समझ में आया। यहाँ देखिए, जैसे कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा के द्वारा बेचा जाता है। यानी कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, थोक भाव में बेच देंगे, पूरा पूरा माल लाए पूरा पूरा बेच दिए, या फिर बहुत सारा माल लाए और थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमको उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं आप लोग एक गांव में क्या कर रहे हो कि गेहूं की खेती कर लिए, बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिए, तो आप उसको शहरों में कैसे बेचोगे, उसको कहीं ना कहीं आपको ट्रकों के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से परिवहन करना होगा। यानी कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर के जाना होगा। तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर के गए हम लोग, तो ऐसा तो नहीं होता है कि हम लोग गेहूं को लेके जा रहे हैं और रास्ता में आटा बन गया, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कोई फॉर्म तो चेंज नहीं हुआ। अगर आप यहाँ से गेहूं लेकर के जा रहे हो तो आपको जहाँ तक पहुँचाना है उसको, वहाँ जब उसको बोरी को खोलोगे तो गेहूं ही रहेगा, उसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन आपको मदद मिला, क्या चीज मदद मिला, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान अपने गेहूं को ले जाने में मदद मिला। आपका गेहूं एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया, तब आप उसको वहाँ पे बेच पा रहे हो, चाहे फिर वहाँ पे आप उसका किसी और काम में उपयोग कर पा रहे हो, तो आपकी सहायता हुई, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में मदद मिला। तो ये जो आपको मदद मिला है, यही क्या चीज, सेवा है, यही क्या चीज, सर्विस है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं तृतीय क्षेत्रक। यानी तृतीय क्षेत्रक में क्या होता है, आपको सेवा मिलता है, आपको सहायता मिलती है, आपको सर्विस मिलता है। ठीक है, देखिए, चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, यानी कि हमारा जो तृतीय क्षेत्रक है ना, वो क्या करता है, सेवाओं का सृजन करता है, यानी कि वो सेवा देता है। ठीक है, हमारा काम करता है, इसीलिए तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। जैसे कि आपका जो प्राथमिक क्षेत्रक था, ठीक है, उसको हम लोग कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं या फिर सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ उस तरह का उसका काम था, क्योंकि अधिकतर जो चीज़ें थी वो कृषि से हमको मिलती हैं, या फिर जो प्राथमिक क्षेत्रक थे उसमें जो चीज़ें उगाई जा रही हैं, जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक को लाभ पहुंचा रही है, उसकी सहायता कर रही हैं। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि या फिर सहायक क्षेत्र कहते हैं। जबकि आपका जो द्वितीय क्षेत्रक था उसको हम लोग क्या कहते थे, औद्योगिक क्षेत्र कहते थे। क्या चीज, औद्योगिक क्षेत्र कहते थे। क्यों, क्योंकि उसमें विनिर्माण किया जाता था, कोई नई चीजें बनाई जाती थी। और कोई नई चीजें कहाँ बनाई जाती थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी उद्योग में बनाई जाती थी। इसीलिए द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता था। वहां बात समझ में आया। अब जो तृतीय क्षेत्रक है, आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे सेवा प्रदान किया जा रहा है, सर्विस दिया जा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग जो तृतीय क्षेत्रक है उसको क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। यानी कि जो क्षेत्रक है आपका, वहां पे किस प्रकार का काम किया जा रहा है, उसी के हिसाब से उसका दूसरा नाम भी है। आपको ये ध्यान में रखना है, बस बात खत्म। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मेरा जो भाई है, यह क्या कर रहा है, ये सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा है, बदले में इसको पैसा मिल रहा है, यानी इकोनॉमी एक्टिविटी हो रहा है, आर्थिक गतिविधि हो रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले गया। मान लेते हैं यहाँ पे क्या किया, ये एक बैग को एक स्थान से दूसरे स्थान, जहाँ पे इसके मालिक ने कहा कि ये काम करो, मेरा ये सामान को रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 10 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ले जाओ। ये बोला कि सर मुझे 200 रुपया दीजिएगा। ये बोला कि ठीक है चलो चलते हैं। तो इसको 200 रुपया मिल गया, इकोनॉमी एक्टिविटीज हो गया। ठीक है, और साथ में इसने क्या कर दिया, इसके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा दिया। यानी कि इसने क्या किया, ये जिसका सामान ले जा रहा था उसकी सहायता कर दी, उसको सर्विस दिया। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, ये एग्जाम्पल हो गया तृतीय क्षेत्र का। उसके बाद आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे जो डाक वाला था, डाक वाला ने क्या किया, इसका जो चिट्ठी था इसके घर पे लाके पहुंचा दिया। यानी किसकी सहायता कर दी, इसको सेवा दे दिया, इसको जा करके डाक ऑफिस में नहीं लेना पड़ा।
इसकी सेवा यहाँ पे डाक ने कर दी। उसके बाद जो अनाज है गांव में हम उपजाएं और शहर में ले जाके बेच रहे हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे अनाज को ले जाया गया, ठीक है, यानी कि इसने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन किया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को ले जाके पहुंचा दिया, यानी इसने भी क्या किया, सेवा किया, सर्विस दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से जो पढ़ाया जा रहा है या फिर जो सामान को तोल के बेचा जा रहा है, तो सामान भी तोल के बेच रहा है, बदले में पैसा ले रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, ये भी आपको सर्विस दे रहा है। जैसे कि आप फ़ोन से कहीं बात कर लेते हो तो क्या कर रहे हो आप, ये फ़ोन का उपयोग कर रहे हो, ठीक है। और अगर मान लेते आपका फ़ोन कभी ख़राब हो गया, ठीक है, अगर आप नया सामान ले रहे हो तो वो दुकानदार क्या कर रहा है, आपको सामान के आपके पैसे के बदले सामान दे रहा है, यानी कि वो भी क्या कर रहा है, वो भी कोई नई चीज़ तो नहीं बना रहा है, तो दुकानदार भी क्या कर रहा है, आपको सेवा दे रहा है, ठीक है। अगर मोबाइल आपका ख़राब हो गया, मोबाइल बनवा ले रहे हो आप, तो वो भी क्या कर रहा है, आपका जो पार्ट्स ख़राब हुआ उसको चेंज कर रहा है, तार छूटा है तार लगा दे रहा है, वो भी आपकी मदद कर रहा है, सेवा कर रहा है, ठीक है। तो वो भी आपका टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंडर में ही आएगा। ये सारे एग्जाम्पल को आपने यहाँ पे देख लिया है। अब चलो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, कि अभी तक आप जो समझे हो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और अगर कुछ नहीं समझे हो ना तो अच्छे से समझ जाओगे। तो चलो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में विभाजित करें, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें प्राथमिक क्षेत्रक में होगा, कौन सा इसमें द्वितीय क्षेत्रक में होगा और कौन सा इसमें तृतीय क्षेत्रक में होगा। समझ में आ गया। चलो यहाँ पे दर्जी के बारे में बताओ, दर्जी क्या कर रहा है, दर्जी प्राथमिक में है, द्वितीय में है या तृतीय में है। तो दर्जी क्या कर रहा है, दर्जी मान ले मैंने क्या किया, ये शर्ट है, इस शर्ट का कपड़ा उसको दिया, तो वो क्या करेगा, बस धागा लेगा और सी देगा मेरे शेप और साइज का, तो ये शर्ट बना दिया। तो उसने कुछ क्या किया, नया किया, यानी कि उसने जो है निर्माण का काम किया यहाँ पे, ठीक है। क्या निर्माण का काम किया उसने, शर्ट बना दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्रक में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो टोकरी बुनकर, टोकरी बुनकर क्या किया, बांस लिया, बांस को पतला पतला एकदम तोड़ दिया, मतलब पतला धागा जैसा बनाया, और उसके बाद क्या उसको सी के टोकरी बना दिया। तो इसने क्या किया, इसने तो भाई प्राकृतिक चीज़ का निर्माण किया है, तो ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा, गलत हो जाओगे। इसने प्राकृतिक क्षेत्रक का जो है वो इस्तेमाल किया है, लेकिन इसने कुछ नया चीज़ बना दिया है, इसलिए यह जो है आपका सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। यह विनिर्माण किया है, कुछ नया बनाया है। समझ में आ रही है बात, कन्फ्यूजन नहीं खाना है यहाँ पे, ओके। फिर देखो फूल की खेती बाड़ी करने वाले कि क्या कर रहा है, आराम से फूल की खेती कर रहा है और फूल को जाके मार्केट में बेच दे रहा है। तो इसने कुछ नया नहीं किया है, बस फूल उगाया और फूल को बेच दिया, बदले में पैसा ले लिया। तो ये क्या है आपका प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा, सीधे प्राकृतिक के द्वारा यहाँ पे काम किया गया है। उसके बाद देखो दूध विक्रेता, इसने गाय पाला, ठीक है, गाय को पाल रहा है, भैंस को पाल रहा है, दूध निकाल रहा है, आराम से मार्केट में बेच रहा है, कुछ नया चीज़ नहीं कर रहा है, कुछ नया चीज़ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा। मछुआरा क्या कर रहा है, आराम से नदियों में तालाबों में मछली को पकड़ रहा है, मार्केट में बेच रहा है, कुछ नया चीज़ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ना ही कोई सेवा दे रहा है, तो ये क्या होगा आपका मछुआरा भी प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा। उसके बाद देखिए पुजारी क्या कर रहा है, आपका पूजा करवा रहा है। आप करो भाई हम नया गाड़ी लिए हैं, मेरे लिए आप शुभकामना वाला पूजा वूजा कर दो, तो पूजा वूजा कर दिया, आपको संतुष्टि मिल गया। उसने क्या दिया, अपना सेवा दिया आपको मंत्र मंत्र बोलने नहीं आ रहा है, आपको किस तरह से टीका लगाना नहीं आ रहा है, आपने पुजारी को 101 रुपया दिया, उसने आपके लिए पूजा कर दिया, आपको संतुष्टि मिल गया, पुजारी ने आपको क्या दिया, सेवा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुरियर वाला, आपका कोई सामान आना था, उसने क्या किया, आपके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा दिया, ये क्या होगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका टर्सरी सेक्टर, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका दिया सलाई कारखाना। अब दिया सलाई कारखाना में क्या हो रहा है, कुछ नया चीज़ बन रहा है, माचिस बन जा रहा है आपको, ठीक है। तो दिया सलाई कारखाने में कुछ नया चीज़ बन रहा है, विनिर्माण हो रहा है, तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, ओके। कौन सा सेकेंडर, सेकेंडरी सेक्टर, ओके, सेकेंडरी सेक्टर में आपका ये आ जाएगा। उसके बाद है आपका महाजन। तो महाजन क्या कर रहा है, महाजन जो है आपको सेवा दे रहा है, ये आपका टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा, यानी कि तृतीय क्षेत्रक। माली, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, ये माली क्या कर रहा है, तो देखो यहाँ पे आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता था, उसको इस दोनों को साथ में रखा हुआ है। वह है फूल की खेती करने वाला, तो फूल की खेती करने वाला फूल की खेती कर रहा है, उसको मार्केट में बेच रहा है, बस उसका काम खत्म। यहाँ पे वो सिर्फ प्राथमिक क्षेत्रक में आया, क्योंकि वो जो है वो सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है। लेकिन यहाँ पे जो माली है ना, इसने क्या किया है, फूल को तोड़ा है और फूल को माला बना दिया है, यानी कि अब यहाँ पे क्या किया, उसने कुछ नई चीज़ का निर्माण कर दिया है। इसलिए ये जो माली है ना, ये सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्रक में आएगा। क्यों,
क्योंकि इसने माला से माला बना, सॉरी फूलों से क्या किया, फूलों से इसने माला बना दिया, कुछ नया चीज बनाया, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसलिए माली जो है वो सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र का एग्जाम्पल है। अब देखो कुम्हार, ये कुम्हार क्या कर रहा है, कुम्हार तो भाई मिट्टी से सामान बना रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, मिट्टी से सामान बना रहा है, कुछ नया चीज बना रहा है, विनिर्माण कर रहा है, इसलिए यह आपका हो गया द्वितीय क्षेत्रक। उसके बाद मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन में क्या कर रहे हैं, कुछ नया चीज बना रहे हैं, नहीं ना, मधुमक्खी खुद मध बना रही है, बस उसको निकाल के आराम से मार्केट में बेच रहे हैं, प्राकृतिक चीज है, तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्रक। उसके अब आप बताओ यहाँ पे जो अंतरिक्ष यात्री है, तो जो अंतरिक्ष यात्री है ये किसके अंडर में आएगा, ये कौन सा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्रक, तो ये आपका तृतीय क्षेत्रक में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्विस दे रहा है, ये ना तो कोई नई चीज का निर्माण कर रहा है और ना ही ये प्राकृतिक वस्तुओं से किसी चीज का उत्पादन कर रहा है, इसलिए क्या होगा आपका टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्रक के अंदर आएगा। अब आप देख लो यहाँ पे कॉल सेंटर का कर्मचारी, कॉल सेंटर का कर्मचारी क्या करता है, आपको तो कुछ भी प्रॉब्लम होता होगा, आप क्या करो, सीधे फोन घुमाते होगे, हेलो मेरा फोन का रिचार्ज हम किए थे, मेरा पैसा अटक गया, मेरा पैसा क्यों नहीं आया, क्या हो गया, क्यों नहीं हुआ, तरह तरह की जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप क्या करते हैं, सीधे कॉल सेंटर में फोन करते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो समस्या है उसके समाधान के लिए आप उससे बात करते हो, तो वो क्या करता है, आपकी समस्याओं का समाधान करता है, यानी कि आपकी समस्या का समाधान कर रहा मतलब आपको सर्विस दे रहा है, आपका मदद कर रहा है, तो ये किसके अंडर में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर यानी कि आपको जो तृतीय क्षेत्र है उसके अंडर में ये आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट है वो देखो, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यद्यपि हमने अभी तक जो देखा, हमने क्या देखा, हमने देखा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को देखा, तीनों क्या है, तीनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये तीनों के तीनों गतिविधियां हैं, ये तीनों के तीनों क्षेत्रक हैं, या कहीं ना कहीं आपस में क्या है, बहुत ही परस्पर निर्भर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आप कहोगे कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देखो, कल्पना करो, यानी कि मान लेते हैं ना कि कोई कंपनी है वो भारतीय बाजार से कपास खरीदना बंद कर देती है, वो कहती है कि भारतीय बाजार से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कपास नहीं खरीदने वाले हैं, और वो लोग क्या करें, किसी अन्य देश से कपास का आयात करें, यानी कि भारत के बाहर से जो देश है वहां से वो लोग कपास मंगाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो कपास की खेती है उस पर खराब असर पड़ेगा, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र के किसान है उनको क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। क्या कि नहीं कि वो लोग जो कपास के उत्पादन कर रहे थे वो डिपेंडेंट था किस पे, भारतीयों की कंपनियों पर, यानी कि वो डिपेंडेंट था आपका सेकेंडरी सेक्टर पे। अगर सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राथमिक सेक्टर को, यानी कि जो द्वितीय क्षेत्रक है वो प्राथमिक क्षेत्र को अगर कहेगा कि मैं तुम्हारा सामान नहीं लूंगा, तो प्राथमिक क्षेत्र को बहुत नुकसान होगा, उनको वो चीज शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि वो जो कपास की खेती कर रहे हैं अब उनको चावल की, धान की या फिर कोई दूसरी चीजों की खेती करनी पड़ेगी, या फिर उनको भी अपना माल जो है कपास वो कोई दूसरों कंपनियों को देना होगा। भारत में नहीं खरीद रहे हो ना, ठीक है, तुमको नहीं दे रहे हैं, हम विदेश में देंगे, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ देखो, मान लेते हैं कि जो किसान है ना, जो क्या कर रहे हैं कि चीनी मिल को कहेंगे कि हम आपको अपना गन्ना नहीं देंगे, यानी कि आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर कौन है, गन्ना मिल है, तो गन्ना मिल जो है वो किसानों पर के लिए, गन्ना के लिए डिपेंडेंट है, यानी कि अगर जो सेकेंडरी सेक्टर को जो प्राइमरी सेक्टर कह रहे हैं कि हम लोग आपको सामान नहीं देंगे, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो विनिर्माण उद्योग है, जो आपका द्वितीय क्षेत्रक है वो कहाँ डिपेंडेंट है, वो किस पर आधारित है, तो आपका प्राथमिक क्षेत्रक पर आधारित है, ठीक है। वही इसमें जो हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि आज आपका जो यहाँ पे जो विनिर्माण उद्योग है, ठीक है, यानी कि जो आपकी कंपनियां जो कि कपास से क्या कर रही है, कपड़ा बना रही हैं, उन्होंने मना कर दिया कि मैं जो हूँ ना प्राथमिक क्षेत्र से सामान लूंगा ही नहीं, तुम क्या कर लोगे। यानी कि यहाँ पे हमने ये देखा कि आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, वो भी क्या है, डिपेंडेंट है किस पे, द्वितीय क्षेत्रक पे, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक हो या द्वितीय क्षेत्रक हो, ये दोनों के दोनों आपस के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे में क्या है, परस्पर संबंध है। अगर एक को नुकसान हो रहा है तो दूसरा को भी नुकसान होगा, या फिर एक चाहे तो दूसरे क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखो, जैसे कि किसान को ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसे जो सामान मिलते हैं, उन सारी चीजों की क्या हो, उन सारी चीजों का आपको दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यानी कि उसकी जो कीमत है वह बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे आप ये सारी जो चीजें देख रहे हो, ये सारी चीजें आपकी आ रही है किसमें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कीटनाशक का, तो कीटनाशक क्या है, दवाओं है, तो इसको बनाया जा रहा है, तो ये किस में बन रहा है, ये आपका द्वितीय क्षेत्रक में बन रहा है, और इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा आपका, इसका प्रभाव पड़ेगा आपका प्राथमिक क्षेत्रक पर, यानी कि कृषि से रिलेटेड जो हमारा काम है हो रहा है उस पर, यानी कि कृषि रिलेटेड किससे काम हो रहा है, आपका प्राथमिक क्षेत्रक में काम हो रहा है। तो जब द्वितीय क्षेत्रक की चीजों का दाम बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, जो प्राथमिक चीजें हैं,
जो आपका प्राथमिक उत्पादन है कृषि हो गया, तो इन सारी चीज़ों का भी दाम जो है वो बढ़ जा रहा है। यानी कि एक चीज़ का दाम बढ़ने से आपका दूसरा चीज़ का दाम बढ़ जा रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो एक चीज़ है वो दूसरी चीज़ से किस तरह से रिलेटेड है, परस्पर संबंध क्या है उनमें। अब जो अगला है हमारा वो है औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। अब सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान जो काम कर रहा है भूख लगेगा खाएगा ही भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं वो लोग कहें कि हम लोग हड़ताल पे हैं, हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। अब बताइए जो औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो अनाज का उत्पादन किया गया है गाँव में, और यहाँ से चीज़ों को लेकर के यहाँ पे जाना है तो किसके द्वारा जाएगा, यह जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, यानी कि टर्सरी सेक्टर के द्वारा। यानी कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका द्वितीय क्षेत्रक है, यहाँ पे जो आपका प्राथमिक क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आपके पास अनाज है, और द्वितीय क्षेत्रक में जो लोग हैं जो आपके काम कर रहे हैं, यानी कि जो क्या कर रहे हैं औद्योगिक क्षेत्रक में लगे हुए हैं। अब इनको जो तृतीय क्षेत्रक है ना वो कह रहा है कि हम अपनी सेवा नहीं देंगे, हम जो है तृतीय क्षेत्र काम नहीं करेंगे, हम जो है सामान को यहाँ से ले जाके यहाँ पे नहीं पहुँचाएंगे। जिससे क्या होगा, इनके पास जो सामान है वह रखा रखा खराब हो जाएगा और ये भूख के मारे मर जाएंगे। तो दोनों को समस्या हो जा रही है, किसके कारण, जो तृतीय क्षेत्रक है वो काम नहीं कर रहा है। यानी कि हमारे देश में अगर तीनों के तीनों जो क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, वो आपस में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। ये बात आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे इसमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है वो तीनों क्षेत्रकों की तुलना, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्रक है, उसकी तुलना कैसे की जाए। तो उसकी तुलना हम लोग कैसे करेंगे, तो उसकी तुलना हम लोग को करना पड़ेगी कैसे, तो जीडीपी के द्वारा हम लोग करेंगे। अब ये आप पूछोगे कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ये सकल घरेलू उत्पाद होता क्या चीज है, तो देखिए भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत देश में जितनी चीज़ों का उत्पादन किया जा रहा है उसका कुल योग को, यानी कि जितनी चीज़ें हम लोग उत्पादन कर रहे हैं वो क्या हो गया, सारी चीज़ों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो वही होगा आपका क्या चीज़, जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जितनी भी चीज़ें हम लोग उपजाए हैं उसका जो आखिरी मूल्य है, यानी कि लास्ट में जो उसका अमाउंट पड़ रहा है हर चीज़ को, उसको जोड़ते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। इसको भी हम लोग थोड़ी देर बाद अच्छे से और समझने वाले हैं, बारीकी से समझेंगे, जिससे आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाने वाली हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है वह हम लोग का प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना, यानी कि आपका जो प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्रक है और जो तृतीय क्षेत्रक है, इसमें क्या किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को उत्पादित किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों का विनिर्माण हो रहा है और बहुत सारी तरह की सेवाओं प्रदान किया जा रहा है। तो इन सारी जो गतिविधियां हैं, जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, इन सब का गणना कैसे किया जाए, इन सब की गिनती कैसे की जाए, इन सब का जो आखिरी मूल्य है वो कैसे निकाला जाए, हर सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि जो कुल उत्पादन है उसको कैसे पता लगाएं, यानी कि कौन से क्षेत्रक में कितना उत्पादन किया जा रहा है, इसको हम लोग जानकारी लगाएं। तो लगाएं कैसे, जाने तो जाने कैसे। तो देखिए हजारों की संख्या में वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। अब सुई से लेकर के बड़ा बड़ा मिसाइल तक चीज़ बनाया जा रहा है, गेहूं बनाया जा रहा है। अब दाना गिनने बैठ जाओ गेहूं का तो कितना दाना हुआ है, कितना केजी हुआ है, हम लोग टेंशन ही आ जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा माथा में दर्द हो जाएगा। एक तरह से बोलो ये काम करना इम्पॉसिबल है, हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए जो अर्थशास्त्री यानी कि जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कहा कि हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं, हम लोग हर वस्तुओं को नहीं गिन सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो सेवा है या फिर उसका जो वस्तु है उसकी संख्याओं को हम लोग नहीं गिन सकते, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसका मूल्य को गिन सकते हैं। यानी कि आपने जो सेवा दिया उसके बदले में आपको कितना मूल्य मिला, आपने जो वस्तु बेची उसके बदले में आपको कितना मूल्य मिला, आपने जो वस्तुओं का उत्पादन किया उसके बदले में आपको कितना मूल्य मिला, उन मूल्यों को जोड़ करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई जो हमारे प्राथमिक क्षेत्रक है, हमारे जो द्वितीय क्षेत्रक है या फिर हमारे जो तृतीय क्षेत्रक है, इनमें जो है हमने टोटल यानी कि पूरा कितनी सारी चीज़ों का उत्पादन किया है। अगर पैसा जोड़ ले तब ठीक है, लेकिन अगर आप जोड़ने लगो कि सुई के एगो हम लोग बनाए हैं, हम लोग धागा के एगो बनाए हैं, तो हम लोग उसको नहीं जोड़ सकते हैं। अब आप कहोगे एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझा दिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आपके बुक का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है और उसको अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे में जो आपका हम इसको ले सकते हैं कि जो 10,000 किलोग्राम गेहूं है,
इसको हम लोग अगर प्रति किलो यानी कि हर 1 किलो को 8 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 80,000 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10,000 गेहूं को नहीं देखेंगे, हम लोग उसके अमाउंट को देखेंगे। उसके साथ में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अगर नारियल का, ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे 10 रुपया में अगर एक नारियल को बेचेंगे और हम लोग जो नारियल बेचेंगे कितना, मान लेते हैं 5,000 नारियल बेचेंगे, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, उसका अमाउंट हो जाएगा आपका 50,000 यानी कि 50,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वस्तुओं को नहीं गिन रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का जो मूल्य है उसको काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से देखिए, इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के जो वस्तुएं हैं, सेवाओं हैं, उसके मूल्य को काउंट किया जाता है, उसका जो मूल्य है उसके योग को यहाँ पे जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि गणना किसकी की जाती है, हमारा जो प्राथमिक क्षेत्रक है, हमारा जो द्वितीय क्षेत्रक है और हमारा जो तृतीय क्षेत्रक है, इसका जो मूल्य, इसमें जो उत्पादन हुआ है, इसमें जो सेवाएं दी गई हैं, उसका जो मूल्य हुआ है उस यानी कि रुपया, हमारे कंट्री में क्या चलता है, रुपया चलता है, यानी वो कितना अमाउंट का रुपया हुआ है उसको हम लोग काउंट करते हैं, उसकी हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग उसका योगफल को प्राप्त करते हैं, यानी कि तीनों क्षेत्रकों में कितना कितना पैसा का जो उत्पादन हुआ है, सेवाएं दी गई हैं, उसको हम लोग जोड़ के सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना की जाती है। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। क्या चीज़, कि हम लोग जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें किसकी गणना करते हैं, तो केवल अंतिम वस्तु का ही गणना करते हैं। ठीक है, तो ये अंतिम वस्तु मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं, तो इसको आप यहाँ पे देखो। जैसे कि आपके पास एक किसान है जिसने क्या किया, आटा मिल को अपना गेहूं दे दिया, कैसे, तो 8 रुपये प्रति किलो की दर से, यानी कि गेहूं बेच दिया अपना 8 रुपये प्रति किलो की दर से, किसको भाई, तो आटा मिल मालिक को। ठीक है, उसके बाद आटा मिल का जो मालिक है उसने आटा को अब 10 रुपये प्रति किलो की दर से बिस्कुट वाली कंपनी को बेच दिया। अब यहाँ पे जो बिस्कुट वाली कंपनी है उसने उसमें चीनी मिला दिया, तेल मिला दिया और भी तरह तरह की चीज़ें जो कि उसको बिस्कुट बनाने में आवश्यक होंगी, उसको उसमें मिला दिया। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने बिस्कुट तैयार किया। तो यहाँ पे उसने क्या किया, बिस्कुट की 4 पैकेट तैयार कर दी और उसने जब बाजार में गया तो 4 पैकेट को 60 रुपया में बेच दिया। कितने, 60 रुपीज़ में उसने मार्केट में बेच दिया। यानी कि हर जो पैकेट है आपका, प्रत्येक पैकेट पे 15 रुपया वो बेच रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सकल घरेलू उत्पाद में किस चीज़ को जोड़ेंगे, यानी कि हम लोग जो यहाँ पे गेहूँ शुरू में बेच रहे हैं उसको जोड़ेंगे, या फिर आटा मिल मालिक जो हमको आटा पीसने का चार्ज ले रहा है उसको जोड़ेंगे, या फिर हम लोग का जो अंतिम उत्पाद है, अंतिम उत्पाद क्या है हमारा पे, यहाँ पे हमारा जो अंतिम उत्पाद है वह है बिस्कुट है, तो उस बिस्कुट को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जो है हम लोग जोड़ेंगे सिर्फ बिस्कुट को। अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ अंतिम बिस्कुट उत्पाद है, इसी को हम लोग जोड़ते हैं, अर्थात वह वस्तु को हम लोग जोड़ते हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है या फिर जो लास्ट में उपभोक्ताओं तक पहुँचती है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि अंतिम उत्पाद ये क्या होता है, और उसके बाद आपको समझना होगा कि उपभोक्ताओं की वस्तु क्या कहते हैं, यानी कि उपभोक्ता वस्तु क्या होता है और आपका अंतिम उत्पाद है वह क्या होता है। तो देखिए, अंतिम उत्पाद जो लास्ट तक आपका बनता है, जिसके यहाँ पे जो लास्ट में बन रहा है वह क्या बन रहा है, आपका बिस्कुट बन रहा है। अब आप कहोगे कंज्यूमर गुड्स, यानी कि जो आपके लास्ट में उपयोग किए जाने वाली जो वस्तुएं हैं जिसको हम लोग उपभोक्ता वस्तु कहते हैं वह क्या है, तो देखिए वे सारी वस्तुएं जिसका अब जो कंज्यूमर है, अब जो आपका ग्राहक है वह स्वयं उसको उपयोग करने वाला है। ठीक है, अब वो जो उसको दोबारा से बेचकर या फिर उसको दूसरों को सेवा दे करके वो फायदा नहीं कमाने वाला है। मैं उसके एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, बिस्कुट खरीदा। ठीक है, मेरा दुकान है, मैंने बिस्कुट खरीदा और मैं बिस्कुट जो हूँ खुद नहीं खा रहा हूँ, मैं बिस्कुट को दोबारा अपने कस्टमर को बेच रहा हूँ और उससे कुछ फ़ायदा कमा रहा हूँ। तो जो मैं जब कस्टमर हूँ, यानी कि जब मैं खुद बिस्कुट खाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका अंतिम उत्पाद हो जाएगा, उपभोक्ता वस्तु हो जाएगा। लेकिन जब मैं वस्तु को अपने नहीं खा के अपने कस्टमर को बेच रहा हूँ, तब ये जो है जो बिस्कुट है वह मेरे लिए अंतिम उत्पाद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैं तो उसका बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए मैं एक ऑटो लेता हूँ, ठीक है, जिसमें लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाया जाता है, अगर मैं उस ऑटो को अपने लिए सिर्फ उपयोग करता हूँ, मुझे सिर्फ जहाँ जाना होगा मैं सिर्फ वहाँ जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, तो क्या है, वो अंतिम उत्पाद है। ठीक है, वो उपभोक्ता की वस्तु है, यानी कि उसको मैंने लिया, अपने लिए उपयोग किया, बात खत्म। लेकिन अगर उसी ऑटो का मैं उपयोग करता हूँ किसके लिए, सवारियों को, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, तो ये अंतिम उत्पाद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैं जो हूँ उससे बिजनेस कर रहा हूँ, उससे पैसा कमा रहा हूँ, उससे सेवाएं दे रहा हूँ।
तो आपको जो है यहाँ पे अंतिम उत्पाद और जो उपभोक्ताओं की वस्तुएं हैं ये समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे हमको देखना है कि हम लोग क्यों जो है वो अंतिम उत्पाद और सेवाओं की ही गणना क्यों करते हैं आखिर। तो देखिए हम लोग जो अंतिम उत्पाद है इसी की गणना क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया था बिस्कुट का, तो जो बिस्कुट जब हम 60 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 15 रुपये का जब हम लोग हर एक पैकेट को बेच रहे हैं मार्केट में, तो उसमें आपका जो गेहूं का दाम है वो भी इंक्लूडेड है, यानी उसमें मिला हुआ है। उसके अलावा जो आटा मिल मालिक था जिसने गेहूं को आटा के रूप में परिवर्तन किया था, उसका पैसा भी उसमें मिला हुआ है। जो चीनी या फिर और भी जो आवश्यकता की चीज़ें थी जिससे बिस्कुट का निर्माण किया गया है, वो सारी चीज़ें का जो दाम है वह उस बिस्कुट में मिला हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे उस बिस्कुट का जो दाम है उसको हम लोग जोड़ते हैं, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गेहूं का भी जो दाम है उसको भी जोड़ेंगे, और उसके बाद जो हम लोग चीनी का जो दाम है वो भी जोड़ते हैं, आटा मिल मालिक का जो सेवा दिया है वो भी जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा। अब ये डबल काउंटिंग क्या होता है, डबल काउंटिंग का यहाँ पे ये मतलब है, आपने जो बिस्कुट का दाम निकाला है 15 रुपया पर पैकेट, इसमें जो हमने है ना गेहूं का 8 रुपया जोड़ दिया हुआ है। इसमें जो है हमने क्या किया है, जो 2 रुपया आपको लगभग ले रहा था कौन, आटा मिल मालिक, जो कि गेहूं को आटा में परिवर्तन कर रहा था, ये सारी चीज़ें जोड़ लिया हमने, तो ये 10 रुपया हुआ था। और उसके बाद हमने इसको 15 रुपये में बेचा है, यानी कि जो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है वो अपना फ़ायदा भी जो है वो 5 रुपये इसमें जोड़ ली है। लेकिन जब हम यहाँ पे इसको 15 रुपया जो बिस्कुट कंपनी है वो बेच रही है इसको जोड़ेंगे, उसके बाद हम 10 रुपया गेहूं का भी जोड़ेंगे, 2 रुपया आटा मिल मालिक का भी जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पहले से इसमें इंक्लूड है ये है, और इसको भी जोड़ देंगे तो दाम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि डबल काउंटिंग हो जाएगा। ये तो मिस्टेक वाली चीज़ है, ठीक है ना। आप किसी को पैसा दे दिए हो और फिर आपसे दोबारा ले रहे हो, तिबारा ले रहे हो, 4 बार ले रहे हो, तो क्या गलत बात हो जाती है। तो यहाँ पे यही होता है कि जो हमने जब एक बार अंतिम उत्पाद बनाया है, अंतिम उत्पाद को जोड़ते हैं, ना कि हम लोग उसमें जो इंक्लूड किया गया है उन सबको जोड़ते हैं, ठीक है। लास्ट में जो हमारा प्राइस पड़ता है उसको जोड़ते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं आपका सकल घरेलू उत्पाद ये क्या होता है। तो देखिए, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रकों के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। यानी कि हम इसको मान लेते हैं अपने भारत देश के बारे में, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा, यानी कि भारत में जो आपका प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्रक है और तृतीय क्षेत्रक है, इन तीनों क्षेत्रकों के द्वारा जो उत्पादित अंतिम उत्पाद है, अंतिम उत्पाद मतलब क्या, जिसको दोबारा नहीं बनाना है, जिसको डायरेक्ट अब किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा उसको, और जो सेवाएं हैं उन सब का जो मूल्य होता है, यानी कि जो दाम होता है उस एक वर्ष में, ठीक है, या फिर कोई खास टाइम पीरियड में। अगर हम बात करते हैं 2020-21 का, तो पूरा 2020 और पूरा 2021 का जो टाइम पीरियड है उसमें जितनी जो आपकी तृतीय क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्रक और जो प्राथमिक क्षेत्रक है, उसमें जितनी भी वस्तुओं का उत्पाद हुआ है, जितनी भी सेवाओं का उत्पाद हुआ है, उसका जो अंतिम मूल्य है उस सबको जब अगर हम जोड़ देते हैं तो उसकी जानकारी जो हम लोग को वह देता है, ठीक है। और साथ में तीनों क्षेत्रकों के जो आपके उत्पाद है उसका योगफल किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नहीं समझ में आया, सकल घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं। तो देखिए, किसी खास क्षेत्र में, किसी खास टाइम पीरियड में, यानी किसी साल में अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तीनों क्षेत्रकों के द्वारा जो आपका अंतिम उत्पाद है उसका जो अंतिम मूल्य है उसको जोड़ देते हैं, तो वही आपका कहलाता है क्या चीज, सकल घरेलू उत्पाद। तो एग्जाम में आएगा तो आप लिख लोगे कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। अब देखो, यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है, यानी किसी खास वर्ष में आपके जो तीनों क्षेत्रक हैं उसका जो अंतिम उत्पाद है उसका जो मूल्य है उसी का यह योग होता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का जो मापन है वह कौन करता है। तो देखिए, यह जो है वो बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि आप सोचो इसमें तीनों क्षेत्रक हैं, तीनों क्षेत्रक में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, जितनी भी सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उन सब के अंतिम मूल्य को हम लोग को जोड़ना होता है। तो ये जो काम है वो केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। यानी इसको अलग अलग राज्य सरकार है, ये नहीं कि कोई पंचायत करेगा, ये काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आपका जो केंद्र सरकार है वह करती है। अब देखिए, यहाँ पर है आपका भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और जो तृतीयक क्षेत्रक है उसमें बारे में का डाटा आपको दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 1973 और 74। यहाँ आपका क्या है, ये जो डाटा है वह 1973-74 का है। कौन सा क्षेत्र का, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का। और उसी के बगल में आपको 2013-14 का जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का डाटा है, ठीक है।
ये दोनों आपको प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के डाटा दिए गए हैं, जिसमें अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ध्यान से देखने पे मिलेगा कि आपका जो प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक है, यहाँ पे भी प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक है। तो इन तीनों क्षेत्रों में क्या हुआ है, भारत में वृद्धि हुई है। लेकिन जब आप ध्यान दोगे तो जितना विकास आपका प्राथमिक क्षेत्रक में हुआ है, ठीक है, इतना हुआ है, आपका जितना विकास द्वितीय क्षेत्रक में हुआ इतना हुआ है, आपका जितना विकास तृतीय क्षेत्रक में हुआ है वो इतना हुआ है। तो इस को देखने से आपको साफ साफ ये पता चल रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है वह किस क्षेत्र में हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में या तृतीय क्षेत्र में। तो आप जो है वो आराम से यहाँ पे बोल पाओगे कि जो अधिकतर विकास हुआ है जो कहाँ हुआ है वो आपका हुआ है तृतीय क्षेत्र में। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि भारत में तृतीय क्षेत्र में इतनी ज़्यादा वृद्धि देखने को क्यों मिली है, तो आप आंसर क्या लिखोगे, ये लिखोगे। अब चलिए हम लोग उसका आंसर को देखते हैं। क्या चीज क्वेश्चन आपका आएगा कि भारत में तृतीय क्षेत्रक में इतना ज़्यादा जो ग्रोथ हुआ है, इतना ज़्यादा जो विकास हुआ है वह क्यों हुआ है, या फिर इसको आपको कुछ अलग ढंग से पूछ सकता है कि भारत में जो तृतीय क्षेत्रक है वह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो कि पहला कारण कि ये जो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, या फिर इसका जो इतना ज़्यादा विकास हुआ है वह क्यों हुआ है। तो देखिए पहला कारण इसका, किसी भी विकासशील देश के लिए आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए। आधारभूत सुविधाएं क्या होता है, जैसे कि आपका अस्पताल हो गया, शैक्षिक संस्थान हो गया, डाक और तार सेवा हो गया, थाना हो गया, कचहरी हो गया, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय हो गया, आपका नगर निगम हो गया, रक्षा हो गया, यानी कि इसमें आपको पुलिस हो जाता है अगर आपको शहर के अंदर काम करना है तो, ठीक है, बैंक बीमा हो गया इत्यादि। ऐसी बहुत सारी आवश्यक तत्व हैं जो कि होना चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में देखोगे तो जो आपका अस्पताल है, शैक्षणिक संस्थान है, आपका डाक और तार सेवा है, थाना है, कचहरी है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस क्षेत्र के अंदर आएंगी, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक। तो जब आप ध्यान दे रहे हो तो इन सारी चीज़ों में क्या किया जा रहा है, सेवा का प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करेगा, आपको देखेगा, आपको बताएगा कि आपको ये बीमारी है, आपको ये दवा खाना है। उसने कोई नई चीज़ का निर्माण किया नहीं, उसने कोई खेती बाड़ी किया, यानी कि प्राकृतिक से कोई उस वस्तु का उत्पादन किया नहीं किया, उसने क्या किया, उसने सेवा दिया। तो ये सारे जितने भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे तृतीय क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं। यानी कि इन सारी चीज़ों को जब किया जाएगा तो अधिक से अधिक लोगों को लगाया जाएगा, अधिक से अधिक सेवाएं प्राप्त की जाएगी। तो कौन सा जो सेक्टर है आपका, कौन सा जो क्षेत्रक है वो ज़्यादा विकास करेगा, तृतीय क्षेत्रक। तो ये आपका पहला कारण हो गया जिससे क्या किया जाता है, तृतीय क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर जो तृतीय क्षेत्रक है वो बहुत ज़्यादा विकास किया है। इस फोटो के माध्यम से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो नर्स मैडम है चाहे फिर ये जो है वो क्या कर रही हैं, वो यहाँ पे देख रेख कर रही हैं कि सारे सिस्टम जो है वो सही से चलना चाहिए, यानी कि ये सेवा दे रही हैं अपना। यहाँ पे इन बच्चों को देख सकते हो, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, शिक्षक चाहिए। तो शिक्षक क्या करेगा, अपना सेवा देगा। तो ये क्या है, सब तृतीय क्षेत्र का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे आप थाना देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये जो पुलिस है वह रह रहे हैं, यहाँ पे वो सेवा दे रहे हैं, समाज को सुरक्षित महसूस करा रहे हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तृतीय क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि जो तृतीय क्षेत्रक है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ है, या फिर इसका जो विकास है वो क्यों हुआ है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा कारण। तो इसका दूसरा कारण क्या है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा कारण है प्राथमिक और जो द्वितीय क्षेत्रक में है जितनी ज़्यादा वृद्धि होती है उतनी ही ज़्यादा वृद्धि हम लोग को तृतीय क्षेत्रक में देखने को मिलती है। नहीं समझ में आया, अब प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक में वृद्धि हो रहा है तो आपका तृतीय क्षेत्र में वृद्धि कैसे हो जा रहा है अपने अपने। तो देखिए इसके पीछे का कारण है, क्या कारण है, देखिए उत्पाद जब हम लोग का बढ़ता है, ठीक है, तो उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए क्या करना होगा, यातायात का व्यवस्था करना होगा। और जो यातायात होता है, ठीक है, उसमें क्या बनानी होगी, हम लोग को सड़कें बनानी होंगी। सड़कें बनाने के लिए क्या चाहिए, कर्मचारी चाहिए। कर्मचारी क्या कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या चाहिए, व्यापार करना होगा। तो व्यापार करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सामान मिलना चाहिए। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान लाया जा रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, ट्रक का ड्राइवर चाहिए, बहुत सारे लेबर चाहिए, कर्मचारी चाहिए। तो वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्रक से, क्योंकि ये सब क्या कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सेवाएं जब आप दीजिएगा तो क्या होगा, आपका तृतीय क्षेत्र का विकास होगा। वो क्या है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे हम लोग का जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा और विकसित हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग का जो नेक्स्ट कारण है वह क्या है। जो हम लोग का तीसरा कारण है वह है, देखिए कि आपको पता है पिछले कुछ सालों में भारत के लोगों का जो आय है उसमें वृद्धि हुई है।
अब आय में वृद्धि हुई है, इसका मतलब क्या है, यानी कि लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा है, उन लोगों के पास पैसा ज़्यादा आया है। और जब किसी के पास पैसा ज़्यादा आता है तो वो क्या करता है, तो देखिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है बहुत सारी सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं। जैसे कि आपका वो रेस्तरां में जाएंगे, पर्यटन करेंगे, यानी कि घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, शॉपिंग करेंगे। अब उनको पास पैसा है ना, तो वो लोग सरकारी अस्पताल में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, निजी अस्पताल में जाएंगे, वो लोग निजी विद्यालय में जाएंगे, ठीक है, इन सारे चीज़ों का वो काम करेंगे। तो जिससे क्या होगा, जिससे आपका तृतीय क्षेत्र की जो है वो वृद्धि होगी। वृद्धि कैसे होगी, अगर आप रेस्तरां में जा रहे हैं, ठीक है, खाना खाने जाइएगा, तो खाना खाने जाइएगा तो सीधी सी बात है, वहाँ खाना बनाने वाले होने चाहिए, खाना आपको देने वाले होने चाहिए, उसका जो टेबल साफ़ करने वाले होने चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें सर्विस है, ये सारी चीज़ें सेवाएं हैं। तो सेवाएं यानी कि तृतीय क्षेत्र, तो उनका तो विकास होगा। उसके बाद आप शॉपिंग करोगे तो जैसे कि आपको बताया, जब व्यापार हम लोग करेंगे तो एक स्थान दूसरे स्थान चीज़ों को लाना होगा, उनका बनाना होगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान आने में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यातायात हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, इनमें क्या किया जा रहा है, इनमें सेवाओं को दिया जा रहा है, यानी कि जो तृतीय क्षेत्र है उसका विकास हो रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, कहीं घूमने जाओगे, पैसा हो गया, कभी आप ताजमहल जाओगे, कभी आप लोटस टेम्पल जाओगे, कभी आप मेट्रो में घूमोगे, कभी आप लाल किला जाओगे, ठीक है। तो आप जब घूमोगे तो आप में क्या कर रहे हो, आप सेवाओं का उपयोग कर रहे हो, कभी किसी का टेम्पो में एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हो, कभी कोई बस को ले रहे हो, कभी किसी गाड़ी को भाड़ा पे ले रहे हो, यानी उसकी सेवाओं को ले रहे हो, तो उसका डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, वो सेवा दे रहा है। तो ऐसी बहुत सारी सेवाएं बढ़ती चली जा रही हैं, यानी कि जो तृतीय क्षेत्र है वह बढ़ते चला जा रहा है। तो इन कारणों से हमको क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है कि जो तृतीय क्षेत्र है वह इतना विकास कर रही है, या फिर उनका जो महत्व है बहुत बढ़ रहा है। अब जो नेक्स्ट कारण है वह हम लोग का चौथा कारण। अब ये चौथा कारण में क्या कहता है, तो देखिए आपको तो पता ही होगा कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए विगत कुछ दशकों में आपका जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है सूचना में, यानी कि अपना जो इन्फॉर्मेशन उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में जो टेक्नोलॉजी है वो सब चीज़ें क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। पहले हम लोग चिट्ठी लिखते थे कि भैया घर पे आ जाइएगा, राखी है ही है, ठीक है, केक काटना है, बर्थडे है। लेकिन अब क्या होता है, फ़ोन करते हैं, भैया आ रहे हो, हाँ आ रहे बेटा, तो क्या आ रहे हैं, वो लोग आ जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें किस कारण से हो रही है, क्योंकि जो सूचना है, जो संचार है, प्रौद्योगिकी है, जो साइंस है, ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा विकास होता है आपका किसका, तृतीय क्षेत्र का भी। अब आप कहोगे कैसे, जैसे कि पहले जो इंटरनेट है वो नहीं था। इंटरनेट जब पहले नहीं था तो आपको जो रेस्तरां जाना होता, यानी कि जो कोई होटल जाना होता था, आप वहाँ जाते थे और कहते थे कि मुझे ये चीज़ खानी, ऑर्डर लिखवाते थे, खाना बनता था, आता था। लेकिन अब क्या है, अब आप घर बैठे ही जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हो, सारी चीज़ें आपके घर में आके मिलती हैं। तो जो पहले आप वहाँ अपने घर से जाते थे, वहाँ खाते थे, तो उसमें किसी को काम में नहीं लगाया गया था आपके घर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अब जब जोमेटो आ गया है, तो जोमेटो में जो लोग काम कर रहे हैं, किसमें, जोमेटो में जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग सेवा दे रहे हैं, वो लोग आपके खाना को वहां से लेकर के यहाँ तक लेके आ रहे हैं ना, होटल से आपके घर तक, तो वो लोग सेवा दे रहे हैं। जिससे हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जो विकास हो रहा है, उससे हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो तृतीय क्षेत्र है उसका विकास हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जो अब है हम लोग को यहाँ पे देखना है वह है अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है। नियोजित कहने का मतलब क्या है, नियोजित कहने का मतलब ये है कि अधिकांश लोग जो है वो कहाँ से कमा खा रहे हैं, कहाँ से अपनी उनकी जो आजीविका है, उनका जो पेट है उसका पालन पोषण हो रहा है, यानी कि पालन पोषण हो रहा है, अपने परिवार को पाल रहे हैं। तो कहाँ से, यानी कि अधिकांश लोग कहाँ पे नियोजित हैं, इसको हम लोग इसे दो ग्राफ जो है आपके बुक में भी है उसके माध्यम से देखेंगे। तो पहला है आपका सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में जो है जो 3 क्षेत्रक है वह जो है वो कितना कितना योगदान दे रहे हैं, यानी कि आपका जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कहाँ से कितना ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका 73-74 का और ये आपका 2013-14 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें जो इतनी ज़्यादा मात्रा में क्या किया जा रहा है, आपका योगदान दिया जा रहा है सकल घरेलू उत्पाद में। जबकि हम लोग पहुँचते हैं अगर 13-14 में तो आपको जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। ये क्या आपका प्राथमिक क्षेत्र है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या योगदान कम हो गया, किसका, तो आपका प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो गया सकल घरेलू उत्पाद में। जबकि अगर हम लोग द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में थोड़ा बढ़ा हुआ है और आपका जो तृतीय क्षेत्र है उसमें भी बढ़ा है, किसमें, सकल घरेलू उत्पाद में। तो सकल घरेलू उत्पाद में जो कम हुआ है वह कौन हुआ है, आपका प्राथमिक क्षेत्र। बाकी जो दोनों हैं वो लगभग बड़े हैं, उनकी में वृद्धि हुई है। इसको भी हम लोग और आगे देखने वाले अच्छे से।
अब साथ में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा कि जो सकल घरेलू उत्पाद है वो उसमें जो तीनों क्षेत्रक हैं उसकी हिस्सेदारी कितनी कितनी है। अब इसमें जो है हम लोग देखने वाले हैं आपका जो रोजगार में जो क्षेत्रक है उसमें किसने किसकी कितनी कितनी हिस्सेदारी है। यानी कि भारत में जितने लोग रह रहे हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कौन से लोग जो हैं वो कितना ज़्यादा किस क्षेत्रक में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखो जो आपको सबसे अधिकतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है 71, यह किस में है, यह आपके प्राथमिक क्षेत्रक में लगे हुए हैं, ठीक है। कब की बात की जा रही है, यह बात की जा रही है 77, 78 की। और अगर हम लोग देखते हैं द्वितीय क्षेत्रक में, तो द्वितीय क्षेत्रक में मात्र आपको 11 लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की, तो इसमें जो है वो 18 लोग लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो यहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं कहाँ पे, 17-18 में। तो जो 17-18 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है आपको कमी हो गई। जो प्राथमिक क्षेत्र में पहले 71 लोग थे, अब कितने लोग बचे हुए हैं, तो मात्र 74 लोग बचे हुए हैं। जबकि अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 11 से 25 लोग जो है उनकी वृद्धि हो गई है। यानी कि 11 लोग थे पहले, अब 25 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की, तो यहाँ पे पहले 18 थे, वहीं अब यहाँ पे क्या हो गए हैं, यहाँ पे अब 31 लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो रोजगार के क्षेत्रक है उसमें कहाँ कहाँ कितने कितने लोग लगे हुए हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें जो प्राथमिक क्षेत्रक है, जो द्वितीय क्षेत्रक है, उसकी हिस्सेदारी कितनी है। अब देखिए हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो यहाँ पे है, ये क्या है, यह बोल रहा है इस अवधि में वस्तुओं और औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि हुई है, ठीक है। यानी कि आपका जो वस्तु और जो औद्योगिक का उत्पादन है, ठीक है, उसमें कितना गुना की वृद्धि हुई है, इसमें 3 गुना की वृद्धि हुई है। और अगर हम लोग बात करते हैं जो औद्योगिक रोजगार है, इसमें भी लगभग कितना गुना की वृद्धि हुआ है, तो 3 गुना का वृद्धि हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रक यानी कहने का मतलब है आपका द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक में जो है आपको देखने को मिला कि जो उत्पादन है उसका कितना वृद्धि हुआ है, 3 गुना। और उसमें जो लोग लगे हैं इसकी भी वृद्धि हुई है, तो यह कितना हुआ है, तो यह भी लगभग 3 गुना हुआ है। यानी कि यहाँ कह रहा है कि जितना आपका औद्योगिक क्षेत्रक में विकास हुआ उतना ही ज़्यादा लोग उसमें लगे, यानी कि यह लगभग बराबर है। तो इससे चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप जितना बढ़ रहे हो उतना आपका रोजगार भी बढ़ रहा है, यानी कि जितना आपका पैसा बढ़ रहा है और उसके हिसाब से उतना ज़्यादा लोग भी है जो वहाँ पे काम करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन दिक्कत आगे होगी, उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए पहले, यहाँ आपका तृतीय क्षेत्रक में उत्पादन में 14 गुना की वृद्धि हुई है। यानी आपका जो तृतीय क्षेत्रक था, यानी जो सेवा का क्षेत्रक था, उसके उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह 14 गुना हो गई है। यानी कि पहले यहाँ पे आपका 1 सेवा दिया जाता था, तो अब 14 सेवा दिया जाने लगा, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्रक में रोजगार की, तो मात्र 5 गुना की वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लेते पहले 1 लोग यहाँ काम करते थे, तो अब 5 लोग ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे होगे कि जो काम है, जो उत्पाद है, वो तो 14 गुना बढ़ गया, जबकि जो लोग उस काम में करने वाले लगे हुए हैं वो मात्र 5 गुना बढ़ रहे हैं। तो ये तो कम है, ठीक है ना। जितना इसको बढ़ना चाहिए था, जितने ज़्यादा लोगों को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए था, उतना ज़्यादा जो लोग हैं वो इस क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। तो ये टेंशन की बात है। जबकि यहाँ पे अगर हम लोग जो देख रहे थे औद्योगिक क्षेत्र में, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उसका उत्पादन जो है वह 3 गुना हुआ, और उसमें जो लगे लोग हैं वो भी कितने गुना हो गए, वो भी 3 गुना हो गए। तो ये तो लगभग बराबर चल रहा था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ से हम लोग को थोड़ी दिक्कत देखने को मिली। अब जो नेक्स्ट है वो देखिए, यह है हम लोग का सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की जो हिस्सेदारी है उसमें परिवर्तन हम लोग को देखने को मिला है। फिर भी रोजगार में ऐसा परिवर्तन हम लोग को देखने को नहीं मिला। यानी कि जिस तरह से हम लोग का जो सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है, जिस रेशियो में कहने का मतलब है जितने ज़्यादा जो लोग हैं, मान लेते औद्योगिक क्षेत्र में बढ़े, उतना ज़्यादा उसका उद्योग भी बढ़ा। यानी कि जितना ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ा, उतना ज़्यादा जो लोग हैं वह भी क्षेत्र में काम करने लगे। तो अगर ऐसी स्थिति रहती तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जिस तरह से तीनों क्षेत्रक में उत्पादन बढ़ा है, उसी तरह से तीनों क्षेत्रकों में रोजगार नहीं बढ़ा है। इस कारण से आपका जो कृषि का क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। और अगर हम देखें कि जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है, इसमें कृषि का योगदान कितना है, तो इसमें जो कृषि का योगदान है वो मात्र कितना है, 1/4 है। वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं आपका द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक, तो यहाँ पे जो लोग लगे हैं वो तो कम है, लेकिन इसका जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, उसमें इसका योगदान कितना है, उसमें इसका योगदान है आपका 4/5
4/5, कितना है 4/5 है। तो आप आराम से यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे लगे हुए ज़्यादा लोग, लेकिन इनका जो सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है वह कम है, जबकि इसमें कम लोग लगे हुए हैं द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में, लेकिन फिर भी इनका जो सकल घरेलू उत्पाद है भारत में उसका ज़्यादा योगदान है। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, इसका कारण यह है ना कि आपका जो द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक है इसमें जो रोजगार है उसके जो पर्याप्त अवसर है वो नहीं मिले हैं, जिस कारण से जो अधिकतर लोग हैं वो कहाँ लगे हैं? प्राथमिक क्षेत्रक में लगे हैं, यानी कि जो कृषि कार्य है उनमें लगे हैं। यानी कि अगर हम लोग जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो कृषि का क्षेत्र है, उसमें से अगर हम लोग कुछ लोगों को वहां से हटा भी देंगे ना तो प्राथमिक क्षेत्र पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग चलिए यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग कुछ लोगों को कृषि के क्षेत्र से हटा देते हैं तो कृषि में जितना उत्पादन होता है उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरे शब्दों में कृषि के क्षेत्र में है वो श्रमिकों को क्या मिला है? अल्प बेरोजगारी है। अल्प बेरोजगारी कहने का क्या मतलब है? अल्प बेरोजगारी कहने का ये मतलब है किसी को रोजगार मिला है लेकिन वो जितना काम कर सकता है, उसकी जो क्षमता है, वो जितना देर काम कर सकता है वो उतना काम नहीं कर रहा है। यानी कि वो दिखेगा आपको कि वो काम कर रहा है लेकिन वास्तव में उसके काम के बदले में कुछ रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि वो काम करे या काम नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्पादन में। यही चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है कृषि में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम्पल के रूप में अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका? एग्जाम्पल एक छोटा किसान लक्ष्मी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, जिसके पास क्या है कि छोटा सा भूमि है जिसमें वह खेती करती है। ठीक है, वो भूमि कितना है? वो भूमि उसके पास 2 हेक्टेयर, और वो भूमि कैसी है? वो असंचित भूमि है। असंचित भूमि कहने का मतलब है उसके पास सिंचाई का कोई उच्चतम व्यवस्था नहीं है, जैसे कोई नहर हो या फिर कोई कुआं हो या कोई तालाब हो, वह उसके पास नहीं है। वह अपने खेत में सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करती है, यानी कि भगवान के दिया हुआ सारी चीज़ों पर वह निर्भर करती है। उसके पास अपने रूप से कोई तालाब, कोई सिंचाई का साधन नहीं है। ठीक है, और उसके बाद वो जो उपजाती है अपने खेतों में वह ज्वार और अरहर जो है उसकी खेती करती है। और उसके परिवार में जो सदस्य है वो 5 सदस्य हैं, और सभी के सभी सदस्य जो है वह इसके क्या करते हैं? खेत में काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस खेत से आपका जो 5 लोग हैं इसमें से अगर हम 2 लोग को हटा भी दें तो भी इस खेत में जितना प्रोडक्शन होना चाहिए, जितने अनाज का उपजाऊ होना चाहिए, यानी कि जितनी खेती हो रही है, जितना अनाज उपजाया जा रहा है, मान लेते हैं ये 5 लोग मिल करके हैं वो 100 kg अनाज उगा रहे हैं। अगर इस 5 में से हमने 2 लोग को हटा दिया ना तो भी जो है 100 kg का ही अनाज का उत्पादन होगा। यानी कि हमने क्या किया? 5 में से 2 को हटा दिया, तो 2 लोग तुम यहाँ पे काम करो या तुम 2 लोग यहाँ पे काम मत करो। मेरा अनाज पहले भी 100 kg उग रहा था हमारे खेत में, अब भी 100 kg ही उग रहा है। यानी ये क्या है? वो 2 लोग क्या है? अल्प बेरोजगार है, यानी वो काम करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखने को क्या लगेगा कि भाई सबके सब लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे हम लोग इसमें देख रहे हैं। आगे जो है हम लोग का, अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सूखाराम आता है, यानी कि कोई भूस्वामी है, यानी कि जिसके पास अच्छा खासा जमीन है, जिसका नाम है आपका सूखाराम, वह आता है और वह कहता है कि मुझे अपने ज़मीन पर काम करने के लिए 2 मजदूर चाहिए, तुम में से 2 चलो। यानी कि वो जो 5 सदस्य थे उसमें से वो क्या किया? 2 लोगों को लेके चला जाता है। अब वो जब वो 2 लोग कर चला जाएगा, 2 लोगों को अपने खेतों में काम करवाने के लिए, उससे क्या होगा? जो लक्ष्मी थी उसके खेत में जितना अनाज उपजाया जा रहा था वो तो उतना उपजेगा ही, वहाँ पे तो कोई लॉस नहीं हो रहा है। फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि जब वो 2 लोग जाके मजदूरी करेंगे, खेतों में काम करेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे? अलग से आपको पैसा लेकर आएंगे, जिससे जो लक्ष्मी का परिवार है उनको और ज़्यादा पैसा मिलेगा। यानी कि उनको जो है वह अतिरिक्त आय होगी। जितना वो लोग पहले कमाते थे अब वो लोग उससे ज़्यादा कमा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब जो हम लोग का नेक्स्ट है वह है अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे। यानी कि जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन जो है वह किस प्रकार से किया जा सकता है, तो आप ये सारे पॉइंट को लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला है प्राथमिक क्षेत्रक में व्यय करके। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या व्यय करके किस तरह से काम किया जा सकता है जिससे रोजगार में वृद्धि होगी? तो वह कौन कौन सा है आपका? पहला है सरकार भूमि की सिंचाई हेतु कई नहर का निर्माण कर सकती है, कई कुएं का निर्माण कर सकती है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे लक्ष्मी का, तो अगर हम उसी की खेत के बारे में बात करते हैं तो लक्ष्मी के पास क्या है? वर्षा निर्भर करती है अपने सिंचाई के लिए, यानी कि भगवान के द्वारा सिर्फ। अगर वहीं पे गवर्नमेंट जो है क्या करती है? कोई नहर बना देती है, कोई कुआं खुदवा देती है, तो जिससे क्या होगा? वहाँ पे ज़्यादा रोजगार हो जाएगा। क्यों से रोजगार हो जाएगा? क्योंकि
वो जो खेती कर रही थी सिर्फ ज्वार का खेती कर रही थी, यानी कि साल भर में सिर्फ 1 या 2 बार खेती कर रही है। लेकिन जब वो सिंचाई कर पाएगी ना, तो उसके साथ ऑप्शन आ जाएगा उसको बहुत सारी चीज़ों की खेती करने के लिए, यानी कि वह और ज़्यादा अनाजों का तरह तरह के मौसम में उसका खेती कर सकती है। तो इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। यानी कि मान लो 5 लोग हैं गांव में, खेत कर रहे हैं, उनका खेती है, खेती कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं कि बस साल में 2 ही मौसम में खेती कर रहे हैं, बाकी टाइम बैठे हुए हैं। अब सिंचाई का व्यवस्था हो गया तो वो लोग अधिक समय तक काम कर पाएंगे, यानी कि रोजगार यहाँ पे बढ़ गया। इसके अलावा यहाँ पे आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, सस्ते बीज उपलब्ध करवा सकती है आपको। जो उर्वरक चीज़ें होती है, जो कि हम लोग खाद वाद डालते हैं खेतों में, उन सारी चीज़ों का व्यवस्था करवा सकती है। अब इससे क्या होगा, जो लक्ष्मी है उनको सिंचाई की व्यवस्था हो गया है, अच्छा खाद मिल जाएगा, अच्छा बीज मिल जाएगा, तो क्या कर पाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का उत्पादन कर पाएगी। तो इससे भी क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का उत्पादन होगा तो सरकार क्या कर सकती है, फसलों के भंडारण के लिए बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर सकती है, जैसे कि किस तरह का कोल्ड स्टोरेज होता है, उन सारी चीज़ों का निर्माण करेगी गवर्नमेंट। उससे क्या होगा, वहाँ पे उसको बनाने में जो लोग हैं वो लगेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, उसका मेंटेनेंस के लिए कुछ लोग लगेंगे। और जब ये लक्ष्मी जैसे किसान है, ये जब अधिक फसलों का उत्पादन करेंगे तो आराम से उसका भंडारण भी हो जाएगा, और समय के हिसाब से जब उसकी ज़रूरत होगी तब उसको वो मार्केट में बेच के ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वह हम लोग का सड़क बना सकती है गवर्नमेंट। जब सड़क बना देगी तो जो गांव में लक्ष्मी जैसे बहुत सारे किसान हैं, जब ज़्यादा अनाज का उत्पादन करेंगे तो शहरों में जाके अपने अनाज को आराम से बेच सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सड़क बनेगा तो सड़क बनाने में पहले कर्मचारी चाहिए, आपको लेबर चाहिए, उसके लिए मटेरियल चाहिए, वो फैक्ट्री बनेगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा रोजगार देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ से चीज़ें जो है वो मार्केट में जाएंगी, वहाँ पे बिकेंगी, तो यहाँ पे सब लोग को रोजगार देखने को आपको मिल रहा है। इसके साथ परिवहन का काम कर सकती है गवर्नमेंट। बहुत सारा जो बड़ा बड़ा ट्रक होता है उन सारी चीज़ों को गांव के लोगों को दे सकती है सब्सिडीज रेट पे, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बहुत सारे जो बैंक है उसको गांव में खुलवा सकती है, जिससे जो लक्ष्मी जैसे लोग हैं वो वहाँ के जो साहूकार हैं उनसे जो है वो ब्याज ना लेकर के जो बैंक होगा उससे सस्ते रूप में ऋण लेगी, यानी कि उधार लेगी, और उससे अपना खेती का काम ज़्यादा अच्छे से करेगी, जिससे उसका जो सारी चीज़ें, जो सिंचाई होगा, जो फसल होगा, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगी। तो ऐसे बहुत सारे जो स्टेप हैं वो गवर्नमेंट ले सकती है, जिससे जो प्राथमिक क्षेत्र मिलेगी, लेकिन उसका जो असर देखने को मिलेगा वो कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा जो रोजगार है वो उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फोटो है आपका, अनाज का यहाँ पे भंडारण किया जा सकता है, कुआं खुदवाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर सड़क का निर्माण भी साथ में किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका केंद्र सरकार ने अभी भारत में लगभग 625 जो जिले हैं वहाँ पे काम का अधिकार, कौन सा अधिकार, काम का अधिकार, जो एक कानून है उसको बनाया है। अभी जो काम का अधिकार इसमें क्या है, तो देखिए इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत में क्या कहा गया है और क्या किया जा रहा है। तो इसके अंदर में जो लोग काम करने में सक्षम है, यानी कि जो लोग काबिल हैं, जो लोग काम कर सकते हैं, उन्हें काम की ज़रूरत भी होनी चाहिए, यानी कि आप काम करने में सक्षम हैं। और ऐसा नहीं हो कि आप काम करना ही नहीं चाहते हैं, आप काम करने में सक्षम हैं, आपको काम करने की ज़रूरत है, आपकी इच्छा है, तो सरकार जो है वह कहती है कि हम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देते हैं, यानी कि साल में जो 365 दिन होते हैं उसमें 100 दिन हम आपको काम देंगे, ठीक है। अगर जो सरकार है ना यहाँ पे रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है तो सरकार जो है उन लोगों को रोजगारी भत्ता देगी। रोजगारी भत्ता देने का मतलब कुछ पैसा देगी कि आप लोग जो काम है वो नहीं कर रहे हो, हम आपको काम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप कुछ पैसा पकड़ो और अपना जो जीवन है उसको चलाओ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से काम किए जाते हैं, किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो अधिनियम है उसके द्वारा लोगों को कई काम दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। उसका यह एक फोटो आपके सामने लगाया गया है। नेक्स्ट जो हम लोग का यह है क्या चीज, तो संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में भी हम लोग डिवाइड करते हैं अपने क्षेत्रकों को, कि हमारा जो आर्थिक क्षेत्रक है उसको संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, ये 2 क्षेत्र में भी डिवाइड किया गया है। अब ये क्या क्या होता है, इसको एक हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक फोटो में दिख रहा होगा जिसका नाम है कांता। ये जो कांता है ये क्या करती है, ये एक सरकारी नौकरी करती है। यहाँ पे सरकारी नौकरी जो है उसका कहने का मतलब क्या है, उसका कहने का मतलब ये है कि इसको बहुत सारी सहूलियत मिलती है। वो क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए वो जो है वो सुबह में 9:30 पे जाती है काम करने, और शाम के 5:30 में अपने घर आ जाती है। इसके अलावा वो क्या करती है, नियमित रूप से
नियमित रूप, इसका मतलब क्या है कि एक खास टाइम पीरियड से उसको पैसा मिल जाता है, यानी कि हर महीने उसको पैसा मिल जाता है। उसका जो टाइम पीरियड है काम का वह भी फिक्स है। इसके अलावा अगर वो चाहती है कि उसको आज छुट्टी पे रहना है, उसको काम नहीं जाना है, तो आराम से एप्लीकेशन दे के छुट्टी भी ले सकती है। उसको सवेतन छुट्टी भी मिलता है, यानी कि वेतन के साथ भी छुट्टी मिलता है। अगर उसका तबीयत खराब होता है तो उसके लिए उसको छुट्टी मिलती है। तो ऐसा बहुत सारा जो प्रावधान है वो आप लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, संगठित क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके अलावा जब यह जो है नौकरी ज्वाइन कर रही थी, यानी जब यह नौकरी पर जा रही थी पहली बार, उससे पहले इसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। अपॉइंटमेंट लेटर कहने का मतलब है नियुक्ति पत्र जो है उसको दिया गया था, जिसमें सारा टर्म एंड कंडीशन यानी कि जो नियम है उसके नौकरी के लेकर के वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। अब चलिए हम लोग देखते हैं आपका असंगठित क्षेत्र। यहाँ पर जो आपका असंगठित क्षेत्र का एग्जाम्पल लिया गया है वह कौन है, यह आपका कमल है, जो कि क्या है, कमला का पड़ोसी है। यह जो है वो क्या करता है, सुबह के 7:30 बजे एक दुकानदार के पास जाता है जहाँ पे वो डेली काम करता है, और रात के लगभग 8 बज जाते हैं इसको वहाँ से आने में। इसके अतिरिक्त इसको कोई अगर काम नहीं मिलता है किसी दिन, या फिर काम पे नहीं जाता है किसी दिन, तो उसको उसका वेतन नहीं मिलता है। इसको यानी कि सवेतन छुट्टी नहीं मिलती है। अगर इसका तबीयत खराब होता है और ये काम पे नहीं जाता है तो इसके लिए भी इसको छुट्टी नहीं मिलती है। अगर इसका कोई काम पड़ गया और ये काम पे नहीं गया तो इसको काम से निकाला भी जा सकता है, अगर जो मालिक है वो ज़्यादा अच्छा ना रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं और इसको देखते हैं संगठित क्षेत्रक। ये संगठित क्षेत्रक क्या होते हैं, तो यहाँ देखिए, यह क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, यानी कि इसको रजिस्टर्ड किया जाता है सरकार के द्वारा। सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन होता है, यानी कि ये जो आपकी नौकरियां होती हैं इनमें पूरा नियम कानून होता है। अब किस तरह के नियम होते हैं, किस तरह के अधिनियम होते हैं, तो यहाँ देखिए, जैसे कि आपका कारखाना अधिनियम होता है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम होता है। जैसे कि आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरह का काम कर रहे हो तो कम से कम आपको इतना पैसा मिलना ही मिलना है। इस तरह से आपका सेवानुदान अधिनियम है, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, ऐसे कई सारे अधिनियम होते हैं। साथ में आपका जो संगठित क्षेत्र है इसमें आपको रोजगार की सुरक्षा होता है, यानी कि आपका जो रोजगार है वह सुरक्षित है, आपको बिना गलती का नहीं निकाला जा सकता है। जैसे कि वहाँ पे कमल था, अगर उसके दुकानदार है, ठीक है, वो जो दुकानदार का मालिक वो चाहे कि मैं अब कमल को नहीं रखूँगा, मुझे अब ज़रूरत नहीं है अपने स्टाफ की, अपने इस कमल की, तो क्या कर सकता है, उसको आराम से निकाल सकता है। लेकिन जब आप सरकारी नौकरी में हो या फिर आप किसी संगठित क्षेत्र में हो तो आपको बिना गलती के आराम से नहीं निकाला जा सकता, उसका पूरा प्रोसीड्योर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका रोजगार नियमित होता है, यानी कि आपको रोजगार नियमित रूप से किया जाएगा, और जो रोजगार की अवधि होती है वह भी नियमित होती है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा था कि वह 9:30 बजे से लगभग 5:30 बजे तक काम करती थी। सवेतन छुट्टी होता है, यानी कि अगर आपको जो छुट्टी लेनी है कभी कुछ काम से तो आप एप्लीकेशन दे के छुट्टी ले सकते हो और उसका आपको पैसा भी मिलेगा। यहाँ पे अतिरिक्त समय काम करने पर ज़्यादा पैसा मिलता है, जिसको ओटी बोला जाता है। कई बार आपने अपने दोस्तों से सुना होगा ओटी, यानी कि ओवर टाइम, यानी कि आपने जो काम आपका टाइम बांधा हुआ है 10 से 5, अगर आपको कभी कभी ज़्यादा काम करने को मिलता है तो आपको उसके लिए अलग से वेतन दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या अवकाश की भी व्यवस्था होती है, यानी कि आपका दशहरा हो गया, दीपावली हो गया, तो उसके लिए अलग से आपको छुट्टियाँ मिलती है, अवकाश मिलती है। बीमारी के कारण आप छुट्टी ले सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे क्या है, प्रावधान है। और कई बार तो क्या होता है, संगठित क्षेत्र में अगर आप बीमार पड़ते हो या फिर आपका परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए अलग से पैसा भी दिया जाता है, ठीक है। अब जो है वह है आपका असंगठित क्षेत्रक। ये असंगठित क्षेत्र जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये जो है क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते, ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। यह जो क्षेत्रक होते हैं इनके नियम और विनियम या तो होते हैं या कि पूरा नहीं होते, यानी उनका अनुपालन होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जिसकी वहाँ पे कमल को है, कमल को अगर दुकानदार निकाल दे तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे उसको फिर दोबारा रखा ही जाएगा, नहीं रखा जाएगा। यहाँ पे जो वेतन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, यानी कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो तो कम से कम आपको इतना वेतन मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि जो न्यूनतम मजदूरी है वो जरूरी है कि यहाँ पे फॉलो होता हो। सुरक्षित रोजगार नहीं है, यानी कि अगर हम बात कर रहे थे उस कमल का, तो उसका दुकानदार का जो मालिक था उसको जब चाहे निकाल सकता है, ठीक है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से है। नियमित नहीं है उसका काम कि हाँ आपको कितना बजे आना है, अगर उसको ज़्यादा काम पड़ गया तो बोल सकता है कि आज तुम थोड़ा देर ज़्यादा रुक जाओ, और वो मना भी नहीं कर पाता है, उसको वहाँ पे काम करना होता है। असंगठित क्षेत्रक में आपकी जो रोजगार की अवधि होती है वह भी नियमित नहीं होती है, यानी कि कई बार जो है आपको कुछ खास टर्म के लिए, मान लीजिए आज हम आपको नौकरी पर रख लेते हैं किसी दुकान में, ठीक है, तो ये असंगठित क्षेत्रक है, आपको हम आज रखे हैं
जब मेरा मन होगा आपको हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे ही हमारी आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी या फिर हमको लगेगा कि हमको आपका काम नहीं है, हम आपको निकाल सकते हैं। जबकि आपको जो संगठित क्षेत्र था उसमें ऐसा नहीं होता है। जो अतिरिक्त समय है उसके लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको अलग से पैसा दिया ही जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं आपका 8 बजे तक काम था, अगर आज दुकान में ज़्यादा काम है, हम कह दिए कि बाबू आज रुक जाओ थोड़ा देर, 10 बजे चल जाना, तो क्या कर रहे हैं, आपसे हम 2 घंटा का ज़्यादा काम करवा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमको आप इसको अलग से पैसा दे ही। साथ में यहाँ पे 100 वेतन जो छुट्टी है उसका भी कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि अगर आप किसी दिन छुट्टी ले लेते हो, आप बिना बोले नहीं आते हो दुकान पे, तो आपको उसका पैसा भी काट लिया जा सकता है कि आप आज दुकान पे नहीं आए थे। अवकाश यहाँ पे कुछ जरूरी नहीं मिलवे करेगा। कई बार आप देखते हो जैसे कि कई लोग जो हैं वो दूसरों के घरों में काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन में काम करते हैं, तो वहाँ पे जो दशहरा होता है, दीपावली होता है, छुट्टी होता है, तो आप उनको देखोगे उनको वहाँ पे छुट्टियाँ नहीं मिलती है। तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं आपके असंगठित क्षेत्र। तो यहाँ पे अवकाश जो है वह भी जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। बीमारियों के कारण जो है छुट्टी वह भी नहीं दी जाती है। अगर आप किसी कारण से बीमार पड़ते हो और आप छुट्टी लेते हो तो वह भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं काम पे आओगे तो आपका पैसा कटता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ देखने को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें जो हम लोग को असंगठित क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट है हम लोग का वह है स्वामित्व आधारित क्षेत्र, यानी कि स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का क्या मतलब होता है, यानी कि अधिकार के हिसाब से, यानी कि उस जो है संसाधन जो है वो सारी चीजें हैं किसकी, उसके हिसाब से जो क्षेत्रक है उसको बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर 2 तरह के क्षेत्रक को बांटा गया। वह कौन कौन से हैं, पहला है आपका सार्वजनिक क्षेत्रक और दूसरा है आपका निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्र का क्या कहने का मतलब है, इसमें क्या होता है, तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में जो अधिकांश परिसंपत्तियां जो होती हैं उस पर किसका अधिकार होता है, किसका स्वामित्व होता है, तो वह सरकार का होता है। सरकार की ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, यहाँ पे रेलवे नेटवर्क देखने को मिल रहा है, यानी कि रेल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको डाक सेवा देखने को मिल रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वह सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं और इस पर जो अधिकार है, यानी कि जो परिसंपत्तियां हैं, जो रेलवे है, जो रेलवे ट्रैक है, ये सब किसका है, ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार का है। अब ये जो सार्वजनिक क्षेत्र इसका जो ध्येय क्या होता है, इसका ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। ये लोग चाहते हैं कि लाभ कमाएं, लेकिन उससे पहले जो इनका मेन फोकस होता है, जो मेन ध्येय होता है, जो ध्यान होता है, वो किस पर होता है कि हमारी जो जनता है, यानी कि जो हमारे देश के लोग हैं, इनकी सेवा की जाए, इनकी जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति की जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वह है निजी क्षेत्र। ये जो निजी क्षेत्र होते हैं इनका जो ध्येय होता है, यानी इनका जो मेन मोटो होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, लाभ कमाना है, कि किस तरह से अपने सामानों को, अपने सेवाओं को बेच करके वह लाभ कमा सके। निजी क्षेत्र की जो परिसंपत्तियां होती हैं, यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टीज है, उन पर जो स्वामित्व है वो किसका होता है, तो उस पर जो स्वामित्व होता है वो किसी एकल व्यक्ति का होता है, यानी किसी खास व्यक्ति का होता है या फिर किसी कंपनी का होता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे ले सकते हो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको कि हम लोग टिस्को भी बोलते हैं, या फिर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, यानी कि रिलायंस, जिसके आपका जियो भी चल रहा है। तो ये जियो क्या कर रही है, उसका मेन मोटो होता है कि वो अपनी जो चीज़ों है उसको जनता में बेचे और उससे फायदा कमाए। तो ये जो चीज़ें हैं वह किसके अंडर आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको निजी क्षेत्र के अंडर में आती है। जो नेक्स्ट है हम लोग का वह क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों की होती है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता लगभग समाज के जो हर लोग हैं उनको होती है, और जिन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों उसको जो निजी क्षेत्रक है वो नहीं उपलब्ध कराते हैं, जबकि वो तो समाज के लगभग हर लोगों को चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं कराते हैं, तो देखिए इसके कई कारण हैं। इनमें से कुछ चीज़ें जो है वह बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं, यानी उनमें से जो कई ऐसी सुविधाएं हैं, जो कि सेवाएं हैं, उसको लाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो क्या ऐसी जो चीज़ें हैं उसमें निजी क्षेत्र का अपना ज़्यादा पैसा लगाएंगी, नहीं लगाती हैं। इसीलिए उनमें जो काम है वो सरकार कर लेती है, क्योंकि जो निजी क्षेत्रक है उनके पास इतना ज़्यादा कभी कभी पैसा नहीं होता है कि वो लोग इन कामों को लगाए, ये सारे जो काम है वो करें। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट आती है, सामने सरकार आती है और वो इन क्षेत्रों में क्या करती है, पैसा लगाती है इन सेवाओं में, ताकि जो हमारी जनता है, हमारे देश के लोग हैं, वो अपना सहूलियत से काम कर सके। जैसे कि यह कौन कौन सा हो सकता है, ये आपका सड़क हो सकता है। अधिकतर भारत में जो सड़कें वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको पैसा लगता है। पुल के बारे में भी वही चीज़ है। जो रेलवे नेटवर्क है, यानी कि जो रेल है, उस भी आपको अधिकतर किसके द्वारा देखने को मिलेगा, तो गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। आपका जो पतन हो गया, जो फिर आपका बिजली हो गया, यानी बिजली का क्या मतलब है, जैसे कि जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कई बार बांध बना के
किया जाता है। तो बांध कौन बनाता है? बांध जो है वो अधिकतर सरकार ही बनाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है बांध बना करके। तो जो बांध बनाते हैं इसका हम लोग सिंचाई के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो सिंचाई के लिए भी आपको क्या लगेगा? पूरा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको पानी ले जाना है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वह सरकार करती है, क्योंकि जो निजी क्षेत्र है इसमें जल्दी हाथ नहीं लगाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है, यानी कि जिसको जो है वो सरकार समर्थन देगी ना तभी वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ले सकते हो उत्पादन मूल्य पर बिजली का उत्पन्न करना। उत्पादन मूल्य पर बिजली का उत्पन्न करने का क्या मतलब है? देखिए कई ऐसे छोटे बड़े उद्योग हैं जो कि बिजली का उपयोग करके अपना क्या करते हैं, काम को करते हैं। तो अगर जब ये प्राइवेट कंपनी जैसे बिजली का उत्पादन करेगी और प्रॉफिट के रेट पे बिजली को बेचेंगी तो उनको बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। वो फिर क्या करेंगी, इसका कॉस्ट यानी कि वो जो बिजली ले रही है वो ज़्यादा महंगा ले रही है, तो उसका जो पैसा है वो अपने सामान में जोड़ करके बेचेंगी, जिससे क्या होगा, महंगाई आएगा। तो इन सारी चीज़ों को सरकार ध्यान में रखते हुए क्या करती है कि जो बिजली है ना वो उन उद्योगों को सस्ते रेटों पर, यानी कि जितना बिजली को उत्पन्न करने में पैसा लगा है लगभग उसी रेट पे क्या करती है, उद्योगों को बिजली उपलब्ध करा देती है। और जो बिजली उत्पन्न कर रहे हैं जो प्राइवेट कंपनी, उसको अलग से पैसा एक्स्ट्रा में दे देती है, जो उनका प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें हैं वो समझ में आ गई हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखना है हम लोग को, यह है अधिकतर आर्थिक गतिविधियाँ ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार पर होती है। यानी कि बहुत सारी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं ना उनको जो करना पड़ता है वो सरकार को करना पड़ता है, वो सरकार की जिम्मेवारी होती है। वह कौन कौन से हो सकते हैं? वह हो सकते हैं आपका जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा है, वह जो शिक्षा सुविधा है, वह अब कोई निजी क्षेत्र का ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना कि वो हमारे जो देश में है जो नागरिक उनको शिक्षित करे, हमारे जो देश का स्वास्थ्य सुविधा है उसको अच्छा करे। यह किसके ऊपर डिपेंड करता है? यह सरकार का दायित्व होता है, यह सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ऐसे क्षेत्र के ऊपर जो सरकार है वह खुद आगे बढ़ती है और इन सारी चीज़ों को सुधारने के लिए काम करती है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।